यस। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र चौहान जी के लॉयर मिस्टर राणा से मिलना चाहता हूँ। आप डॉक्टर अरुण हैं? दैट्स राइट। मैं ही राणा। वेरी प्लीज टू सी यू सर। सेम हियर। प्लीज कम। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। थैंक यू राणा। क्या कर, मेरे मरीज मुझे आने ही नहीं दे रहे। मेरा हॉस्पिटल में हाजिर रहना ही उनके लिए सब कुछ है। आने वाला हर मरीज किसी और डॉक्टर पर भरोसा ही नहीं करता। डॉक्टर की आधी प्रैक्टिस तो भरोसे पे ही चलती है। पेशेंट पर दवा तो बाद में असर करती है, पहले डॉक्टर अपना असर छोड़ता है जिसकी वजह से मरीज की आधी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती। आइए। राणा साहब, आपकी बातों से लगता है कि डॉक्टर के पेशे तो आप काफी करीब से देते। ठीक पहचाना। आपके दूर के चचा डॉक्टर शेष चौहान के साथ 15 साल गुजारे हैं मैंने, और किसी के पेशे को जानने के लिए मेरे ख्याल से 15 साल का अरसा काफी होता है। आपका मतलब है कि आप पिछले 15 साल से चाहते हो? ये वैसे ज्यादा नजदीकी पिछले 5 सालों में। वो क्या है कि बहुत बीमार रहने लगे, इसके बावजूद भी उन्होंने रिसर्च का काम नहीं किया। आखिरी दम तक लैब में रिसर्च करते हैं। समझ में नहीं आता वो किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। राणा साहब, अंकल का कहना था कि इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा और उसे संभाल कर रख दिया जाए, उसे फिर से हरकत करना है। डॉक्टर अरुण, क्या ये मुमकिन है? राणा साहब, इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर चाचा जी अपने रिसर्च में कामयाब हो जाते तो दुनिया के बड़े साइंटिस्टों में उनका नाम लिया जाता। लेकिन अफसोस, वो अपनी तमन्ना दिल में लेकर ही इस दुनिया से चल गए। वैसे हर एक को एक ना एक दिन तो जाना ही है। खैर राणा साहब, ऐसी कौन सी बात थी जो आपने मुझे फोन पे नहीं बताई और मुझे यहां आने के लिए कहा? डॉक्टर चौहान आपकी बहुत तारीफें किया करते थे। ऐसी क्या बात थी कि हर वक्त उनके होंठों पे आप ही का नाम होता था? राणा साहब, कोई भी आदमी किसी के भी दिल में ऐसे ही जगह नहीं लेता। कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से चाचा जी मुझे इतना चाहते थे। इतना ही नहीं डॉक्टर अरुण, उन्होंने अपनी सारी दौलत भी आपके नाम कर दी, जिसकी वजह से उनके करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने उनकी काफी सेवा की थी, सबके सब नाराज हो गए। कोई खास बात ही होगी। डॉक्टर अरुण, मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हालात को देखते हुए मैं उस बात की वजह जानने के लिए बेचैन हूं। राणा साहब, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही किस्सा है जिसकी वजह से मैं चाचा किस्सा? कैसा किस्सा? राणा साहब, कुछ सवाल करने चाहिए। एक दिन अचानक मुझे चाचा से पता चला, जिसमें उन्होंने मुझे जल्दी आकर मिलने दिया। मैं अपना सारा काम काज छोड़ उनको मिलने। अरुण बेटे, आज मैंने तुम्हें एक ऐसी बात बताने के लिए बुलाया है जिसे मुझसे सुनने के बावजूद भी शायद उस पर तुम यकीन नहीं कर पाओगे। अंकल, मैंने आपको देखकर जिंदगी जीना सीखा है। आप कहें और मैं ना मानूं, यह कैसे मुमकिन है? अजीब सी बात है बेटे। अगर हम जैसे पढ़े लिखे ऐसी बातों पर यकीन कर लेंगे तो दुनिया हमें डेफिनेटली पागल समझेगी। अंकल, आप बताइए कौन सी बात है? देखो बेटे, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, काफी दिनों से यह बात मेरे दिलो दिमाग पर एक बोझ की तरह बैठी हुई है। वैसे तो मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं जो इसी इलाके में रहते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे आके मिला भी करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी से यह बात कही नहीं। न जाने तुमसे यह बात क्यों करने जा रहा हूं। हो सकता है इसलिए कि तुम और हम एक ही प्रोफेशन के हैं, हम दोनों का पेशा एक है, या फिर यह भी हो सकता है कि मुझे तुम पर एक ब्लाइंड फेथ है। मुझे यकीन है कि मेरी इस मुश्किल का हल तुम जरूर ढूंढ निकालोगे। डोंट वरी अंकल,
आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप बताइए तो सही, क्या बात है? बेटे, मेरे चचेरे भाई यानी कि तुम्हारे पिताजी का बचपन भी इस शहर में गुजरा। इसी शहर में उन्होंने शादी की और तुम्हारा जन्म भी यहां हुआ। जन्म से लेकर जवानी तक का समय भी तुमने शहर के भीड़ भड़क्के में ही गुजारा। शहर एक ऐसी जगह है बेटे जहां इंसान एक मशीन बन जाता है। उसके पास फालतू बातें सुनने का समय नहीं होता, वक्त नहीं होता। हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर भी तुम यही कहो कि क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप, लेकिन नहीं बेटे, अगर तुम मेरी बातों पर सीरियसली गौर करोगे तो हो सकता है ये बातें हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएं। अंकल, मैं आपकी हर बात सुनूंगा और उस पर सीरियसली गौर करूंगा, और हो सकता है कि मैं उसका हल भी ढूंढ निकालूं। बेटे, तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो? भूत प्रेत में? हाँ, भूत प्रेत आत्माएं तुम्हारी सोचने की शक्ति, इन सब चीजों को कितना मानती है? अंकल, भूत प्रेत शैतान के बारे में सुना जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं। देखना चाहोगे? आओ मेरे साथ। आओ बेटे। यह है मेरी छोटी सी लेबोरेटरी, मेरी छोटी सी दुनिया। फैंटास्टिक अंकल, काफी बड़ा लैब है। घर के अंदर इतने बड़े लैब का होना ताज्जुब की बात है। अरे बेटे, ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मिनिएचर। हाँ, अगर तुमने मेरी अफगानिस्तान वाली लेबोरेटरी देखी होती तो बात थी। वो थी लेबोरेटरी, एक अलग, एक कंप्लीट दुनिया थी वो। अंकल, आपके उस लैब के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। कोशिश तो बहुत की थी इस लेबोरेटरी को भी वैसा बनाने की, लेकिन अब तक अरमान अधूरे हैं। डोंट वरी अंकल, अब मैं आ गया हूं तो हम दोनों मिलकर इस लैब को सजाएंगे। आज की रात इस लेबोरेटरी में सोने के बाद हो सकता है तुम अपना इरादा बदल दो। यहां इस लेबोरेटरी में? हाँ, इस लेबोरेटरी में। यहां एक रात गुजार लोगे ना बेटे, तो खुद ब खुद समझ जाओगे कि तुम्हारा अंकल किस नर्क में जिंदगी गुजार रहा है। अंकल, यहां ऐसी कौन सी बात है? मैं कहूंगा तो शायद यकीन नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटर यह है कि खुद तजर्बा हासिल कर लो।
डॉक्टर साहब, मेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ, मेरा हाथ डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरा हाथ? मेरा हाथ दे दो, मेरा हाथ दे दो। गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ वरुण, लगता है काफी देर तक सोते रहे। नहीं अंकल, मैं तो रात भर सो ही नहीं पाया। बेटे, कुछ साल पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां मेरा एक हॉस्पिटल था जिसमें एक लेबोरेटरी भी थी। मैं दावे के साथ कहता था कि इतनी वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी पूरे अफगानिस्तान में नहीं है। इनफैक्ट मैं शोहरत की दुनिया में उड़ रहा था। एक रात मैं अपने दोस्त के यहां डिनर के लिए गया था। वीर साहब, हिंदुस्तान लौटने पर और सब भले भूल जाऊं, लेकिन हुजूर की मेहमान नवाजी कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर साहब, ये तो हुजूर की जरा नवाजी है, वरना ये खाकसार किस लायक है। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आका, और कुछ ले आऊं? डॉक्टर साहब, और कुछ लेंगे? नहीं नहीं हुजूर, नहीं, शुक्रिया। नहीं, बस। शुक्रिया। ये आपका खादिम पारस नाम है ना इसका? जी हाँ। एक अरसे से देख रहा हूं मीर साहब, इसके दाएं हाथ पे एक पट्टी बंधी रहती है और अमूमन उस पट्टी पर खून का दाग भी होता है। कई बार दिल किया कि इसके बारे में पूछूं, लेकिन हिम्मत नहीं की। ये सोचकर कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। अब क्या अर्ज करूं डॉक्टर साहब, उसके हाथ में एक छोटी सी फुंसी निकल आई थी। उस नामाकूल ने उसे छेड़ दिया, उस पर जड़ी बूटियां और पत्ते बांध दिए। अब मैं हमेशा कहता रहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाओ। मुझे हमेशा यही कहता रहा कि मामूली जख्म अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आज वो एक नासूर बन चुका है।
अब किसी बेवकूफ डॉक्टर से इलाज करवा रहा जिसकी दवाइयां कोई तासीर ही नहीं होती। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसका इलाज कर सकता हूं? डॉक्टर साहब, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? वो ठीक हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो है बड़ा जिद्दी। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। बस आप किसी बहाने इसे मेरे हॉस्पिटल भिजवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कल ही भेज देता हूं। पारस, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना दायां हाथ कटवाना पड़ेगा। हाथ कटवाना होगा? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। हाँ पारस, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने अपना दायां हाथ नहीं कटवाया तो यह जहर तुम्हारे सारे जिस्म में फैल जाएगा और तुम मौत के मुंह में चले जाओगे। डॉक्टर साहब, मुझे मौत से या अपने हाथ कटवाने से डर नहीं लगता है, मगर मेरे कबीले के बुजुर्गों का यह कहना है कि वो इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कटा हुआ हो। ये कौन से कबीले की बात कर रहे हो तुम? डॉक्टर साहब, मेरे आका से मुझे पता चला है कि मैं जंदाल कबीले से ताल्लुक रखता हूं और उस कबीले के लोग आतश परस्त हैं, यानी आग की पूजा करते हैं। डॉक्टर साहब, वो लोग उस आदमी को दोज़खी कहते हैं जिसके जिस्म का कोई भी हिस्सा कम हो। मैं अपना हाथ कटवा कर दोज़ख में जाना नहीं चाहता। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं पारस। कबीले वालों ने इन बातों को खुद बनाया है, इनमें जरा भी हकीकत नहीं है। हकीकत ये है जो मैं कह रहा हूं। देखो पारस, मैं एक डॉक्टर हूं और तुम्हारा हिमायती भी। मेरी बात मान लो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना हाथ कटवा दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? आपने तमाम मरे हुए कीड़े मकोड़े और जानवरों को हिफाजत से दवाई में रखा है ना? हाँ। वैसे ही मेरा कटा हुआ हाथ हिफाजत से दवाई में रख लीजिए, क्योंकि मरने के बाद मैं अपना ये हाथ लेने जरूर ठीक है, मैं तुम्हारे इस हाथ को हिफाजत से दवाइयों में रख दूंगा कि तुम मरने के बाद अपने हाथ वापस आ जाओ। वादा? पक्का वादा। ठीक है। मेरा हाथ काट लीजिए, लेकिन एक बात भूलिएगा नहीं कि मैं मरने के बाद अपना हाथ लेने जरूर आऊंगा।